स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटेन की संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है बी और सी सेक्शन में, स्पेशली बी सेक्शन में, कि कानून कैसे बनता है। आप लोग जानते हैं कि सामान्यतः विधेयक प्रस्तावित किया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर चर्चा होती है, मतदान होता है, बहुमत मिलने पर वो पारित माना जाता है और फिर वो दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया होती है और वहां से भी पारित होने के बाद वो क्राउन की सहमति के लिए भेज दिया जाता है और क्राउन की सहमति मिलने पर विधेयक कानून बनके देश में लागू हो जाता है। तो जनरली मोटे तौर पर ब्रिटेन में कानून बनने की प्रक्रिया को हम लोग इस तरह से भी बता सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे लिखना है, कैसे बताना है, वो इस तरह से होना चाहिए। ब्रिटेन में भी भारत की तरह कानून निर्माण की प्रक्रिया में 3 वाचन होते हैं: प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन में विधेयक प्रस्तावित होता है, द्वितीय वाचन में विधेयक के ऊपर बहस और मतदान होता है, द्वितीय वाचन में ही समिति स्तर होता है, संबंधित समिति के पास उसे भेज दिया जाता है विचार विमर्श के लिए, और जब समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, रिपोर्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जब समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है तब उसके एक एक धारा और उपधारा के ऊपर विचार विमर्श होता है। कई बार कई धाराओं के लिए एक साथ मतदान हो जाता है और जो महत्वपूर्ण धाराएं होती हैं उन पर अलग अलग भी मतदान होता है। बहुमत मिलने पर वो तृतीय वाचन में प्रवेश करता है। तृतीय वाचन केवल एक औपचारिकता है, उसमें भाषा संबंधी त्रुटियों को दूर किया जाता है और उसके बाद अध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ वो दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। ब्रिटेन में धन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित पहले नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक के संदर्भ में भारत जैसी स्थिति है कि वो निम्न सदन में ही प्रथमतः प्रस्तावित होता है। धन विधेयक पहले निम्न सदन में प्रस्तावित होता है, वहां पर पारित होता है, उसके बाद वहां पारित होने के बाद वो उच्च सदन यानी लॉर्ड सभा में आता है। लॉर्ड सभा के पास 1 माह का समय होता है धन विधेयक के संदर्भ। 1 माह के पश्चात उसे अपना ओपिनियन, अपनी राय देनी होती है। लेकिन साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किए जा सकते हैं। विधेयक होते कितनी तरह के हैं, इसमें आप लोगों को फिगर बनाना है बी और सी सेक्शन में। बी में ही जनरली ये पूछा गया है कई बार। तो विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक पब्लिक बिल और दूसरा प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल को सार्वजनिक विधेयक कहते हैं या सरकारी विधेयक कहते हैं, और प्राइवेट बिल को व्यक्तिगत विधेयक कहा जाता है। अब जो ये सार्वजनिक विधेयक है, इसको भी 2 कैटेगरीज में आगे रखा जाता है, एक सरकारी विधेयक और दूसरा निजी सदस्य विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर्स बिल और गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट बिल होता है उसको भी आगे 2 कैटेगरीज में रखा जाता है, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल, यानी वित्त विधेयक या धन विधेयक
और साधारण विधेयक। तो इस तरह से विधेयक के संदर्भ में आप स्पष्ट करेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, फिर से हम बता रहे हैं, प्राइवेट बिल, पब्लिक बिल। पब्लिक बिल फर्दर 2 तरह का होता है, गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल। गवर्नमेंट बिल फर्दर 2 तरह का होता है, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। जो सार्वजनिक विधेयक होता है ये संपूर्ण समाज के कल्याण के साथ संबंधित होता है, और जो ये व्यक्तिगत विधेयक होता है ये किसी स्थान विशेष, समुदाय विशेष से संबंधित होता है। पब्लिक बिल को आगे 2 कैटेगरीज में रखा गया है, प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट मेंबर बिल। जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है इसे संसद का कोई ऐसा सदस्य प्रस्तुत करता है जो सरकार का हिस्सा नहीं होता है, और जो गवर्नमेंट बिल होता है इसे मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब गवर्नमेंट बिल 2 तरह के होते हैं, एक धन विधेयक और दूसरा साधारण विधेयक। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इसके तीनों वाचन, यानी 3 रीडिंग्स रिगार्डिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग में विधेयक को यानी बिल को सदन में प्रस्तुत किया जाता है, और जिस दिन ये प्रस्तुत होता है उस दिन के कार्यक्रम में इसका उल्लेख होता है। स्पीकर के आदेश से क्लर्क, सदन का क्लर्क उठ करके विधेयक का शीर्षक पढ़ देता है, और जनरली सामान्यतः विधेयक का शीर्षक पढ़ देने के बाद प्रथम वाचन समाप्त हो जाता है ब्रिटेन में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अब आता है द्वितीय वाचन यानी सेकेंड रीडिंग। प्रथम वाचन के कुछ दिनों के बाद, जिस दिन भी निर्धारित किया गया हो उस दिन उस विधेयक का द्वितीय वाचन होता है। विधेयक के सैद्धांतिक पक्ष पर बहस होती है। प्रस्तावक पक्ष यानी जिसने भी विधेयक को प्रस्तुत किया होता है वो अपने विचारों में, अपने विचारों के द्वारा, अपने विचारों के माध्यम से विधेयक की आवश्यकता, उसके बेनिफिट्स यानी लाभ को सिद्ध करने का प्रयत्न करता है, जबकि वो पक्ष सदन का जो उस विधेयक का विरोध कर रहे होते हैं वो उस विधेयक को जनहित में न बता करके तरह तरह के कारण दे करके वो आवश्यक नहीं है इस संदर्भ में अपनी बात कहते हैं। और द्वितीय वाचन में ही उस विधेयक को समिति के पास भेज दिया जाता है। लेकिन अगर, याद रखिएगा, अगर द्वितीय वाचन में सरकार के द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के पक्ष में सदन अविश्वास व्यक्त कर दे तो यह सरकार की हार मानी जाती है। जनरली सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, लेकिन 1846 में हुआ है, 1936 में हुआ है, यानी ये अधिकार है संसद के पास, वो उसे अस्वीकृत भी कर सकती है। तो इस तरह से संसद में विधेयक का द्वितीय वाचन जो है वो पूरा होता है, उसे संबंधित समिति के पास
भेज दिया जाता है। समिति विधेयक के ऊपर विचार करती है और निर्धारित समय पर अपनी रिपोर्ट देती है। समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के ऊपर उसके एक एक धारा और उपधारा के ऊपर विचार विमर्श होता है और तृतीय वाचन केवल एक औपचारिकता है, जैसे कि पहले हमने बात की है। और तृतीय वाचन में भाषा संबंधी त्रुटियों को दूर किया जाता है और उसके बाद अध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ वो द्वितीय सदन में चला जाता है और द्वितीय सदन में भी यही सारी प्रक्रिया होती है और वहाँ पर भी विधेयक पारित हो जाता है तो वह क्राउन के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह से ब्रिटेन में कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और एक बात जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है वो ये कि वित्त विधेयक प्रथमतः निम्न सदन में प्रस्तुत होते हैं और साधारण विधेयक किसी भी संसद के किसी भी सदन में प्रथमतः प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वित्त विधेयक को लॉर्ड सभा केवल 1 महीने के लिए रोक सकती है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमको जो डिस्कस करना है वो है ब्रिटेन में न्याय व्यवस्था। ब्रिटेन में न्याय पद्धति की विशेषताओं के ऊपर आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बी और सी सेक्शन में 2 नंबर में अगर पूछ लिया जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बी और सी सेक्शन में आपको फिगर भी बनाना है और उसके सारे फीचर्स बताने हैं। तो अब हम बात करेंगे ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था की विशेषताओं की। तो सबसे पहली विशेषता है ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम का जो पहला फीचर है वो आप लिखेंगे न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता। ब्रिटेन में न्यायाधीश सत्यनिष्ठ और निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ब्रिटेन में न्यायाधीश अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक कि वे स्वयं चाहते हैं। एक बार पद पे नियुक्त होने के बाद साधारणतः वे उस पद पर बने रहते हैं। तो इस संदर्भ में ये कहा जाता है कि न्यायाधीशों के ऊपर किसी प्रकार की कोई प्रेशर नहीं होता, इसलिए वो अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी कर्तव्य भावना के साथ करते हैं। ब्रिटेन में जूरी प्रथा भी है। जूरी प्रथा आप लोग जानते हैं। जूरी प्रथा से अभिप्राय है कि समाज के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उन्हें जूरी में स्थान दिया जाता है, किंतु इस प्रथा का प्रयोग केवल महत्वपूर्ण विवादों में ही होता है। इंग्लैंड में जो जुडिशियल सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल है, लचीला है। यही कारण है कि सामान्यतः न्याय की जो पद्धति है वह जटिल नहीं है। 1881 से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज न्याय की पद्धति सरल और स्पष्ट है।
ब्रिटेन